हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था इनकम मेथड, और इनकम मेथड के हमने स्टेप्स किए थे। और स्टेप्स मीन्स कि इनकम क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, इसको हमने 3 क्लासिफाई किया था। तो हमारा इनकम मेथड के 3 स्टेप्स थे, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हाट इज द स्टेप टेकन अंडर द इनकम मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो कितने मेथड होते हैं और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप नेशनल इनकम काउंटिंग में इनको ऐड करते हैं। जो 3 कैटेगरी हमने बात की थी वो 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट हमारा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें हमने इन कैश और इन काइंड्स जो हमारी सैलरी थी, वेजेस थी, उसको ऐड करके हम फाइंड करते हैं। और सेकंड क्लासिफिकेशन या सेकंड स्टेप्स हमारा आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें ये 3 हमारा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट के सब पार्ट्स, ठीक है। देन हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन होगा और थर्ड हमारा मेथड, ये स्टेप्स है इनकम, ये मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के फॉर्मूले। अब स्टेप्स देख लिए, और नेशनल इनकम में, इनकम मेथड में हम कौन कौन से आइटम इंक्लूड करेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा फॉर्मूला है इनकम मेथड का। जो 3 हमने क्लासिफिकेशन देखे थे और मेथड्स देखे थे हमारे, उन्हीं को तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकलती है, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को, ये तीनों स्टेप्स को हमने ऐड कर दिया तो हमारी क्या वैल्यू आती है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को हम सिंपल वर्ड में कहें तो क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इनकम मेथड से ये तीनों ही स्टेप्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी या जो इनकम आएगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम आएगी, न कि नेशनल इनकम। अब इस डोमेस्टिक इनकम को हमें कन्वर्ट करना होगा नेशनल इनकम में, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या फाइंड होगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। अब नेशनल इनकम हम कैसे डोमेस्टिक इनकम से फाइंड करते हैं, तो हमने इसी के जो डिफरेंट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट जो हमने डिस्कस किए थे वो यहाँ पे आपके यूज होने वाले हैं, ओके। तो ये डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम फाइंड करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम अगेन एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये है। तो नेशनल इनकम क्या होगी हमारी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमें फाइंड करना है नेशनल इनकम किससे, डोमेस्टिक एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से। तो क्या होगा, प्लस एनएफआईए ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम काउंट करनी है। तो इनकम मेथड के जो 3 जो स्टेप्स होते हैं, 3 जो हमारे कंपोनेंट हैं, उन तीनों को ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आएगी। इसी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में हमें कन्वर्ट करना होगा, और वो आप अच्छे से जानते हो और आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है हेल्पिंग फॉर्मूला। हेल्पिंग फॉर्मूला यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कई बार हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अगर ये तीनों वैल्यू गिवन है देन ओके, तीनों को ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। पर ऐसा जरूरी नहीं कि यही तीनों इनकम आपको गिवन है। अगर नहीं गिवन होगी तो हमें इन तीनों को फाइंड करना है। अब ये बात कैसे आई कि कैसे फाइंड करेंगे, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के हमने इसमें क्या क्या हम कैटेगराइज कर सकते हैं फर्दर। इसको हमने किया था कि वेजेज होती है वो इनकेस मिलती है, काइंड्स मिलती है, पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन है, रिटायरमेंट पेंशन है, तो ये ऐड करेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा, ओके। ऑपरेटिंग सरप्लस में भी हमने वेजेज, ये रेंट, इंटरेस्ट एंड
प्रॉफिट को ऐड किया था, मिक्स्ड इनकम में इन चारों को ऐड करके हमारी मिक्स्ड इनकम आ जाती थी। तो मिक्स्ड इनकम नॉर्मली आपकी गिवन होगी, इन दोनों के सब पार्ट होंगे। तो इसी को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी से रिलेटेड हेल्पिंग फॉर्मूला। तो ये क्या है, COE, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगेन वही है कि इसमें हम ऐड कर लेंगे वेजेज प्लस सैलरी इन केस, ठीक है, वेजेज और सैलरी इन केस सेम ही है, प्लस पेमेंट इन काइंड प्लस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो जहां पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन होगा देन ओके, अगर नहीं गिवन होगा तो न्यूमेरिकल्स में आपके इनके सब पार्ट गिवन होंगे, तो इनको ऐड करते हुए आप ये फाइंड करोगे। लेकिन ये ध्यान में रखना न्यूमेरिकल करते हुए, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, इसी के साथ में आपको दे दिया है रिटायरमेंट पेंशन, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया है आपको 150 रुपीज और रिटायरमेंट पेंशन दे दिया है 50 रुपीज, तो यहाँ पे आपका ये 50 रुपीज है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। जब ये बिग अमाउंट आप उसे ऐड कर लोगे तो बिग अमाउंट में स्मॉल अमाउंट ऑलरेडी ऐड है, तो अलग से इसे ऐड नहीं करना है। ओके, अगर आपका ये 150 है, ये नहीं गिवन है, सपोज जैसे पेंशन ऑन रिटायरमेंट 150 गिवन है, ठीक है, ये 50 गिवन है, ठीक है, फिर से आपका कोई वैल्यू हमारी ये 50 गिवन है, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी कि 150, देन आपका COE होगा 150। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस, अगेन ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, देन ओके, नहीं गिवन है तो आपको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी ये गिवन होगा, तो इनसे आपको ऐड करना है। यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड लिखा है रॉयल्टी, ठीक है, तो ये रॉयल्टी हमारा क्या होगा, ये रेंट होगा, उसी का ही पार्ट होगा। अब रॉयल्टी क्या होती है, इन तीनों के बारे में आप जानते हो, रॉयल्टी क्या होती है बताते हैं। रॉयल्टी मीन्स कि जैसे कॉपीराइट आप बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी ने बुक लिखी है, ठीक है, अब वो बुक लिखता है तो उस बुक को लिखने के बाद में 5 साल 10 साल तक उसको कॉपीराइट रहता है, ठीक है, यानी कॉपीराइट इन मीन्स कि उसकी परमिशन के बगैर कोई दूसरा पर्सन उसे यूज नहीं कर सकता, और जैसे ही उसकी परमिशन मिलेगी तो वो उसका कुछ पैसा वो उसे वसूल करेगा, तभी वो उसकी परमिशन देगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। यानी कि किसी की पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है उसका कुछ ना कुछ राइट्स होता है, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, ठीक है, तो उससे जो कॉपीराइट से उसे कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, तो वो भी एक रॉयल्टी का पार्ट है, ठीक है, तो ये हमें ये रॉयल्टी होती है, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट होगा। ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है, पहले रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये तीनों को ऐड कर लेंगे, ये एक प्लस रॉयल्टी, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं ऐसे नहीं गिवन है, प्रॉफिट के भी सब पार्ट है, जैसे कि डिविडेंड है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये हेल्पिंग फॉर्मूले जो आपने अभी तक जो नेशनल इनकम का जो मेथड या स्टेप्स आपने किए थे उन्हीं को, अगर ये तीनों ही स्टेप्स गिवन है तो इन्हें ऑलरेडी इंक्लूड डोमेस्टिक इनकम, अगर ये स्टेप्स नहीं गिवन है अलग से तो इनके जो सब पार्ट्स होते हैं उनको ऐड करके ये वैल्यू फाइंड करेंगे, देन डोमेस्टिक इनकम हम फाइंड कर लेंगे। ओके, अब बात आती है कई बार न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, मीनिंग सेम रहेगा, चलो आपको टर्म्स ही अलग दिखाई देती है। वो कैसे, किन किन की रहती है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आपका, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कंपनी अपने फ्यूचर के लिए सेव करती है, तो कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है तो उसकी जगह कई बार रिटेन्ड अर्निंग भी मिल जाता है, तो ये भी, इसका मीनिंग भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी प्रकार से कई बार ये रहता है सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो सेविंग होगी वही आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा। कॉर्पोरेट सेविंग आ जाती है कई बार, कॉर्पोरेट का मीनिंग यहाँ पे है किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो किसी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी स्टेब्लिश की जाती है, और ये रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट के होते हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं। ओके, और कई बार ये भी लिखा आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, तो ये टर्म्स है, कुछ भी नहीं है, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए होती है, तो आपको इससे फेमिलियर होना चाहिए कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, देन ओके, अगर नहीं होगा तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं, इनका भी सेम मीनिंग होगा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का है।
इसी प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स है, तो कॉर्पोरेट टैक्स के भी कई बार सब टर्म्स आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को कई बार होता है कॉर्पोरेट टैक्स ही लिख देते हैं, कई बार प्रॉफिट टैक्स लिखा जा सकता है, कई बार बिजनेस टैक्स लिखा जा सकता है, कई बार कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, टर्म्स ही अलग है, बाकी सेम है। ओके, इसी प्रकार से आपका है फैक्ट्री इनकम, जो मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार दोबारा से रिवाइज करने के लिए कि नॉर्मली फैक्ट्री इनकम लेबर की वेजेस, लैंड की रेंट है, आपका कैपिटल का इंटरेस्ट है, ओनर का प्रॉफिट है। तो ये वेजेस है, ये इसको हम COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कंसिडर करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में लेते हैं इसको। और सेकेंड कैटेगरी में आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और अगर ये चारों ही एक ही पर्सन होता है, सिंगल पर्सन, तो इस सिंगल पर्सन के लिए हम लेते हैं मिक्स्ड इनकम के रूप में, ठीक है। तो इसकी मिक्स्ड इनकम हो गई, इसकी अलग अलग इनकम को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थैंक यू।